Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, लीगल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। लीगल अफेयर्स क्या है? इसमें हम डिस्कस करेंगे जो लीगल इश्यूज हैं, कोर्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, घरेलू इश्यूज हो सकते हैं, सिविल मैटर्स हो सकते हैं और अलग अलग टॉपिक्स हर हफ्ते हम इस पे डिस्कस करेंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल्स होंगे। आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं, हम बात करेंगे मीडिएशन पे। मीडिएशन की काफी आजकल चर्चा है। हम कोर्ट केसेस के बारे में तो बात करते ही हैं जो सालों साल चलते हैं, पर आजकल मीडिएशन पे बहुत जोर दिया जा रहा है और एडवोकेट्स लॉयर्स ये जोर दे रहे हैं, तो विच इज वेरी गुड एक्चुअली, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि इन्हें सिर्फ केसेस में इंटरेस्ट रहता है, पर आम आदमी को किस तरह से ये फायदेमंद हो सकता है ये हम डिस्कस करेंगे। मैं पहले अपने एस्टीम पैनल से आपको मिलवा दूं। हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं, जो सबसे पहले हमारे जो परमानेंट गेस्ट हैं, उनसे मैं आपको मिला दूं। वो है कृष्णा ठक्कर जी। उनको ज्यादा तारुफ की जरूरत नहीं है, बहुत जानी मानी हस्ती है, नवी मुंबई की एक बहुत बड़ी लेगेसी वो लेकर चल रही हैं मोहन ठक्कर साहब, जिन्होंने नवी मुंबई में शुरुआती से बहुत काम किया और आज ये लेगेसी कृष्णा आगे लेकर चल रही हैं और बखूबी चल रही हैं। शी इज द फाउंडिंग एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ एमपी ठक्कर एंड एसोसिएट्स। एडवोकेट तो है ही जैसा हम सब जानते हैं, बट more importantly, she is an accredited mediator and certified arbitrator. A qualified relationship counselor है, certified and trained post enabler है, यानी prevention of sexual harassment cases में भी उनका काफी काम है। कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस शो में, एंड आपके साथ हम अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे आगे वाले दिनों में भी। और जो बाकी हमारे जो पैनलिस्ट दो हैं, एक्सपर्ट पैनल्स हैं, जो कृष्णा जी ने ही खास तौर से रिकमेंड करके इन्हें इस शो में आमंत्रित किया है। मिसेस गंधा साहू, जो कि एक लॉयर है, मीडिएटर है, एंड शी इज बेस्ड इन पुणे, एंड शी ऑफर्स नॉन एडवर्सरियल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सॉल्यूशंस इन कमर्शियल, फैमिली, वर्कप्लेस एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, बोथ कोर्ट एनेक्स मैटर्स में भी एंड प्राइवेट मैटर्स में भी। एंड शी ऑल्सो वर्क्स इन द सोशल सेक्टर इन द फील्ड ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड मेंटल हेल्थ, जो कि आज मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरत है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। और हमारे साथ है प्रसाद बर्जे जी, जिन्होंने जो कि डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट पूना, ये भी पूना से ही हैं, और सीजन बैंकर तो है ही है, प्लस ही इज ऑल्सो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड एक्रेडिटेड मीडिएटर। तो आज हमारे पास सब क्वालिफाइड mediators है, and he's of course very passionate about helping people make smart choices about disputes and conflicts. खास तौर से इन्होंने जो 5th एशियन मीडिएशन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस थी जकार्ता में, in that he was speaker on financial dispute resolution and which was very much appreciated by AMA in October 2018. सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। धन्यवाद। कृष्णा, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि मीडिएशन के बारे में हमेशा आप बात करते आई हैं, एंड बेसिकली व्हाट इज मीडिएशन? ओके, हमको पता है कि जब दो लोगों में कुछ तनाव होता है, कुछ तो डिस्प्यूट होता है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए बंदा कहाँ जाता है? कोर्ट में जाता है। तो चलो केस करते हैं। तो ये हुआ पुराना मुद्दा, केस करो तो बस सालों के साल वहीं लग जाते हैं, पैसे खर्च होते हैं। सो देयर इज समथिंग सुप्रीम कोर्ट केम अप विद इज मीडिएशन। अब मीडिएशन ट्रेनिंग जो कि अब शुरू हुई है, लेकिन मीडिएशन क्या है? अगर जेडी आपको बताएं तो पहले के जमाने में जब पंचायत होती थी तो दे यूज टू हैव 5 people sit together, they used to call, अच्छा भाई तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, आ जाओ, and they used to sit without going to the court and resolve the issue. बस मीडिएशन उसी का आगे जाके लीगल स्वरूप जो बोलते हैं। तो अभी मीडिएशन की गलतफहमी लोगों को ये हो जाती है कि हाँ ये मिडिल मैन है, ये दोनों का समझौता कराएगा। नो, इट्स नॉट दैट। ये हम सब मीडिएटर्स हैं, हम सबको 40 hours ट्रेनिंग करनी पड़ी है, and only then we are certified to be mediators. Okay. So mediator need not be a lawyer. As आपने देखा कि प्रसाद दादा जो हमारे बीच में है, मैं और गंधा जो कि लॉयर है, प्रसाद दादा is a mediator, but he is not required to be a lawyer.
सो आगे जाके जब हम बात करेंगे, सो दिस इज बेसिकली मीडिएशन व्हेन अ पर्सन, अ क्वालिफाइड मीडिएटर brings two people together, takes them through the process of resolving their issues by themselves, so that there is a win-win situation for both the parties. ओके जैसे आपने कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये नहीं है कि भाई कोई भी बैठ जाए और मीडिएटर हो जाए, एंड यू हैव टू बी क्वालिफाइड फॉर इट, जैसे आप लोगों ने किया है। गंगा साहू मैम से मैं जानना चाहूंगा कि 20 साल तक आप एक लॉयर थी एंड फिर आपने मीडिएशन फुल टाइम शुरू कर लिया है, कि क्या कारण है, कि व्हाट वाज द रीजन? एक्चुअली रीजंस काफी पर्सनल हैं। मैंने जब शुरू किया था, आई हैड स्टार्टेड इन हाई कोर्ट एंड बहुत ज्यादा फोकस फैमिली और कॉर्पोरेट लॉ पे था। वहां पे केस में मैंने डील किया था और वो था एक कस्टडी केस. इट वाज पेंडिंग फॉर अबाउट 7 years and it had come to us in the high court, and the child was brought to the office because my senior wanted to meet the child. My senior now was a very senior and respected lawyer in the fraternity, and he wanted to meet the child in person, and I was sitting with him in that room. और मैं आपको बता नहीं सकती कि उस दिन मेरे को कितना तकलीफ हुआ था to see that child and the expression on her face and the pain through her eyes. And it was a helpless situation because the fight was ongoing. There were a lot of allegations. We didn't see the resolution coming through the court process for a long time. And I remember that, after the child went, I spoke to my senior, and he basically, I said, what do we do about this, sir? And he said, we are helpless here. Our systems are designed in such a way that this is going to continue. And unless the parties come together and think about everyone in the picture, it's not going to happen. This is going to continue. And fine, that case went on. I don't know. After that, I spoke to him and I said, I can't do this anymore. I need to move to something that makes me happy at the end of the day. I cannot see this suffering happening, and this is not for me. So I switched to corporate law, and I went into negotiations and basically hardcore corporate law for about 12 to 14 years. And that's where I got my exposure to mediation. I did some mediations internationally, and I realized that mediation is the future. It's far more mature and a better way of resolving disputes, and it gave me a lot of satisfaction. I do it only because it gives me the pleasure that I am able to help somebody resolve a dispute respectfully in a dignified manner. They go back happy, I go back happy. So that's the reason I switched. And for the past 5 years, this is all I do. I don't do any kind of adversarial work at all. So that's प्रसाद सर, आपसे अगर पूछूं कि जो मीडिएशन की बात आती है, ज्यादातर मामले जो अक्सर होते हैं, ऑफ कोर्स बहुत इश्यूज में मीडिएशंस होते हैं, बट फाइनेंशियल इश्यूज जो होते हैं वो सबसे बड़े उभर कर आते हैं। एंड आप तो बैंकर भी हैं एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डील कर रहे हैं। इसमें बताइए कि किस तरह के बेसिक केसेस जो आप लोग डील करते हैं और इसमें मीडिएशन क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? बेसिक जो है, बैंक का ऋणों के लिए वसूली जो करना है, जो आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, तो ज्यादातर केसेस यही होते हैं कि वो खाता एनपीए हो जाता है, फिर पैसा उसका रिकवर करना है। अभी रिकवर करते समय सबसे पसंदीदा जो लोगों का मामला है, वो बोलते हैं कि कोर्ट में चले जाए। तो ये सबसे ज्यादा मामले हैं। अभी आपने देखा होगा तो सभी कोर्ट जो है, ये इन मामलों से सब ज्यादा व्यस्तता में है। दूसरे के साथ जो है कि जैसे छोटे छोटे फाइनेंस भी लेते हैं, फाइनेंस बड़ा रहो या छोटा रहो, हर कोई कोर्ट से चाहता है कि मुझे कोर्ट से कानूनी मुझे ये चाहिए।
और इसके लिए सब कोई जो है उसके लिए पूरा सेट है वातावरण। तो जैसे आपका चेक भी रिटर्न हो जाता है जी, ईएमआई वाला, तो भी सेक्शन 138 के लिए कोर्ट में जाना ज्यादा पसंदीदा है। राइट, बाकी जो है कुछ भी है तो उसके लिए भी कोर्ट में लोग चले जाते हैं। तो जब मैंने देखा कि ये सब मामले आ रहे हैं, ज्यादातर यही मामले है किसी का। और ये दूसरा जो मामला होता है कि 2-3 कंपनी जब साथ में लोन लेती है जी, या 2-3 पार्टी एकत्रित मिलकर कुछ बिजनेस चालू करते हैं, लोन लेते हैं, और बाद में उनमें कुछ तनाव आ जाता है तो वो भी फिर बैंक में आ जाता है, क्योंकि अच्छा खासा बिजनेस चला रहता है लेकिन दोनों में कुछ गलतफहमी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, या फिर दोनों अपना अपना रास्ता कुछ अलग चुनना चाहते हैं। जी, तो सबका पसंदीदा ठिकाना है कोर्ट। तो हर कोई फिर डीआरटी में चला जाएगा या फिर सिविल कोर्ट में चला जाएगा, हाई कोर्ट में जी, चला जाएगा, और आजकल अभी एनसीएलटी चालू हो गया, जी, उसमें चला जाएगा। तो ये सभी जो लोग हैं, तो मुझे ये ध्यान में आया कि ये सिर्फ अपने लिए नहीं काम कर रहे, बल्कि सब लोगों पर बोझ भी बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, ये इतना ट्रैफिक जाम हो गया है इन केस के वजह से। अभी सोचिए कि हर बैंक के ग्राहक यदि हम एकत्रित करें जी, तो भारत की कम से कम आधी आबादी हो जाती है सबके ऋण अकाउंट यदि हम ध्यान में रखते हैं। सही, और ये फाइनेंशियल डिस्प्यूट यदि सब लोग जाम कर देंगे उधर कोर्ट के लिए, तो बाकी जिनके लिए न्याय चाहिए वो लोग तो उससे वंचित रह जाएंगे। और बिल्कुल, कोर्ट के लिए भी क्या फायदा है उसका, क्योंकि बिल्कुल, आज ये आ जाते हैं। तो इसके लिए ये मामले जो है, ये इसको कैसे निपटाना, इस गंभीरता से मैं सोचने लगा, और जी, मीडिएशन की ओर विकल्प जो दिखा मुझे, तो मुझे अच्छा लगा। जी। ये कृष्णा विकल्प ऐसा आपसे है कि सॉरी, कृष्णा आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि एक और हम मीटिंग कर रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंस की रियल वगैरह में, उसमें ये पॉइंट आया कि ये लॉकडाउन की वजह से और बहुत केसेस बढ़ने वाले हैं, डेवलपर्स के भी, बाकी लोगों के भी, एंड ऑलरेडी कोर्ट्स में बैकलॉग है। और उसमें भी यही बात हो रही थी कि मीडिएशन ही एक अच्छा रास्ता है जो इससे हम सबको निकाल सकता है। आप मीडिएशन पे हमेशा जोर दे रही हैं, और अब ये लॉकडाउन का जो हमारा फेज हुआ है, जो अनप्रेसिडेंटेड है, किसी ने सोचा नहीं था इस तरह के, और अब नए चैलेंजेस होने वाले हैं ऑब्वियसली। आप इसमें मीडिएशन किस तरह से देख रहे हैं? नाउ मैं प्रॉपर्टी रिलेटेड मीडिएशन कैसे होता है वो बताती हूँ। अभी एक लैंडलॉर्ड है जो शायद सीनियर सिटीजन है, और उसका गुजारा उसी रेंट से होता है जो उसने रेंट पे दिया हुआ है। जी, अब रेंट एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब उसमें उसको ही इज इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो रेंट तो आना चाहिए। बट वो जो रेंट में है टेनेंट, वो बोलता है कि यार मेरा बिजनेस नहीं हुआ 3 महीने से, मैं कैसे दे दूं भाड़ा। ओनर बोलता है यार मेरा तो गुजारा उसी से होता है, मैं क्या करूं। सो देयर इज अ डिस्प्यूट। बिल्कुल, अब इसमें जाएगा बंदा कोर्ट, तो बस वो शायद जो सीनियर सिटीजन है वो उसकी और एक जनरेशन आ जाएगी। तो बिल्कुल, इसका सोल्यूशन कैसे करें, तो हमने इसी लॉकडाउन पीरियड में दोनों से बात की। सो एज अ मीडिएटर हमारा रोल क्या होता है कि वी फाइंड आउट व्हाट इज द कॉमन कॉज। ये लाइसेंसी को क्या करना था, उसका रेंट कम करना था। ओनर को क्या चाहिए, भाई अच्छा तेरे को नहीं देना है रेंट, तो मेरी प्रॉपर्टी तो मुझे दे दे। क्योंकि ओनर को डर ये होता है कि भाई 2-3 हजार 10-15 हजार जो भी लाख का भाड़ा के चक्कर में मैं करोड़ों की प्रॉपर्टी से हाथ नहीं धो सकता हूँ। सो वी मीडिएटेड। हमने उसको कहा कि भाई क्या करना है। लाइसेंसी ने बोला कि नहीं बस मैं शट डाउन करना चाहता हूँ, मेरे को नहीं लगता है मैं कब बिजनेस करूंगा। भाई तू शट डाउन करना चाहता है, ठीक है चलो। डिपॉजिट में से अंकल को बोला आपको क्या चाहिए, तो बोला ये 2-3 महीने का जो रेंट है उसका आधा मैं वेव ऑफ करने तैयार हूँ। Okay. See, a mediator is not supposed to give solutions. We अच्छा, are only supposed to drive them to the solutions. We are supposed to put them questions कि भाई ओके अंकल आप क्या करना चाहेंगे। वो मेरे को मेरी प्रॉपर्टी चाहिए। उसको पूछो आप क्या करना चाहेंगे, मेरे को थोड़े सस्ते में निपटा दो लेकिन वो खर्चा कम आए। सो अगर दोनों का कॉमन एजेंडा क्या है वो फाइंड आउट करके सोल्यूशन उन्हीं से निकलवाएं, तो दोनों को, जैसे प्रसाद दादा कहते हैं कि विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। तो ओनर को अपनी प्रॉपर्टी मिल गई, टेनेंट ने बोला भाई राम राम मुझे डिपॉजिट में से जो मिलता है दे दो, खत्म। सो दैट्स हाउ वी मीडिएटेड ऑन द जूम सेशंस and we found a solution. So we actually help them to find a solution. So both of them are happy. So this is what we have done in the lockdown. ग्रेट ग्रेट, मतलब ये बहुत ही प्रैक्टिकल एक सोल्यूशन इस तरह से निकला है। सो मैम आपसे पूछना चाहूंगा कि अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि एक पार्टी को लगता है कि मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग केस है,
तो मैं क्यों फिर मीडिएशन करूं? तो ये पहल कौन करता है, एंड फिर हाउ डू यू डील विद सच केसेस देन? देखिए, स्ट्रॉन्ग केस है, कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जो भी कोर्ट में जाएगा उसको वही सब झेलना पड़ेगा जिसका केस वीक भी है जी। ऐसा नहीं है कि आपका स्ट्रॉन्ग केस है तो एक तो जो जजमेंट इवेंचुअली आएगा उसमें अनसर्टेनिटी तो रहती है। हम सबको पता है कि कितना भी स्ट्रॉन्ग केस हो, कभी कभी वो भी आपके अगेंस्ट फिर भी जजमेंट जा सकता है जी, एक तो वो बात है। लेकिन मोर देन दैट, जो कोर्ट का प्रोसेस है, जो डिलेज हैं, जो एविडेंस है, जो तरीका है वहां पे कंडक्ट करने का केस, उसके वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा मॉनेटरी भी उसमें इन्वेस्टमेंट लगता है और टाइम का इन्वेस्टमेंट लगता है। अब ये सब चीजें पकड़ लें तो फिर इज इट वर्थ इट? दैट्स द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क कि इज इट वर्थ कि मैं 4 साल 5 साल इस इशू पे स्पेंड करूं? इफ आई विन, द अदर पार्टी कैन स्टिल गो इन अपील, राइट? So it really never ends. So that's one aspect. That is why you have to explore a process that helps you resolve the dispute a little more maturely. You treat yourself with respect, your own time with respect, your own money with respect. You treat the other person with respect. You speak about it and you try and find a solution that works for you. So that's my take on, even if you have a strong case. Of course, there will be cases. There's always that little rider that exists, that there will be cases that need judicial intervention. And it's not that everything can go into mediation. But by far, even if you have a strong case, you have a better negotiation power. And even if you have a strong case, you must consider mediation. जी, मतलब आपका टाइम भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है, एंड कुछ एक कंक्लूजन पे आप पहुंच सकते हैं उसको। प्रसाद सर, आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, एनपीएस की बात होती है, एंड भाई पैसे नहीं दे पा रहे हैं, बैंक्स को पैसा चाहिए, ऐसे में फिर आप मीडिएशन कैसे कर पाते हैं? बैंक का एनपीए के बारे में जब मैं सोचने लगा तो मुझे उसका दूसरा पहलू ध्यान में आया, क्योंकि सिर्फ उसमें एक आर्थिक परिणाम नहीं है जी। और जैसे अभी आपने पहले इसमें भी पूछा था कि केस स्ट्रांग है, तो बैंक का केस हमेशा स्ट्रांग है, बिल्कुल, क्योंकि कागजात जो है वो हमारे पास में है, बिल्कुल, तो केस हारने का कोई सवाल नहीं है। ऐसे बावजूद भी जब मैं सोचने लगा तो मुझे भी मेरे साथी पूछने लगे कि भाई आप इसके बारे में क्यों कर रहे हो, अपना केस तो स्ट्रांग है, हारने का कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है जी। लेकिन मैंने उनको एक सवाल जो पूछा वो ये था कि भैया केस स्ट्रांग है लेकिन हालात नाजुक है जी, तो बोले इसका मतलब क्या है? तो मैंने फिर उनको समझाया कि आपके पास कितने डिग्री पड़े हैं अभी तक, और वो जो डिग्री आपके पास में है, कोर्ट का आदेश है आपके पास में कि जब्ती करो इनका, इसके बावजूद आप उस वसूली के लिए उस प्रॉपर्टी को आप जब्त नहीं कर सकते जी, क्योंकि बैंक आर्थिक मामले के लिए वसूली करना चाहता है, कोई अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहता है। राइट। अभी जब जब्ती की आपके पास में आदेश है, डिक्री है, और वहां पर कोई कैंसर से मरीज है या कोई और वृद्ध व्यक्ति है, तो ऐसे हालत में क्या जबरदस्ती आप उनको रास्ते पर ला सकते हैं जी? आपकी वसूली हो जाएगी लेकिन हालात जो आपके बिगड़ जाएंगे उसमें आपको वसूली कैसे करेंगे? या कई बार बाढ़ आ जाती है, जरूरत है इसमें। हाँ, मानवीय अप्रोच की जरूरत है, नहीं तो जितने आपके ग्राहक है ये ग्राहक निकल जाएंगे, क्योंकि आज इसके साथ हुआ कल मुझे भी धकेल के निकाल देंगे जी, ये यहाँ से होकर। तो बैंक और साहूकार में फर्क है, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो फर्क है बैंक लोगों की मदद के लिए है, तो यदि हम मदद करते हैं तो ये एक पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य ये है कि कोई भी वसूली के पीछे हमें ये दूसरा भी देखना चाहिए कि उस यूनिट पर और या उस परिवार पर और कितने परिवार अवलंबन करते हैं जी। यानी जैसे हम बोलते हैं कि इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो उनको मिलती है, कोई भी एक छोटा यूनिट रहो बड़ा यूनिट रहो,
तो कई परिवार उस पर निर्भर होते हैं आर्थिक दृष्टि से। बिल्कुल। तो इस मामले में यदि हम सोचते हैं कि नहीं मुझे रास्ता निकलना चाहिए, तो फिर वो बात आगे हो जाती। जी, और दूसरी उसका महत्वपूर्ण फायदा यह है मीडिएशन का कि जो ग्राहक है हमारा, उसको ये भी लगता है कि बैंक ने मेरा साथ मेरे कठिन समय में भी दिया, जी, और जब बैंक मुझे कठिन समय में साथ देती है तो मेरे पास दूसरा ग्राहक भी आता है और वो ग्राहक और दूसरे ग्राहकों को लेकर आता है। तो ये अनुभव जब लोगों को दिखने लगा, मुझे दिखने लगा, तो मैं मेडिएशन का प्रगामी प्रयोग करने लगा और उसके उद्देश्य भी सफल होने लगे। और ये बात बड़ी मुझे अच्छी लगती है कि एक छोटा इंडस्ट्रियल यूनिट था, हालांकि उसकी पूरा केस कंप्लीट हो गया था, हम वसूल कर सकते थे, जी, लेकिन उनके जो एम्प्लॉइज थे, किसी को होम लोन दिया था, किसी को व्हीकल लोन दिया था, ओके, किसी को पर्सनल लोन दिया था। अभी इनके लोन आप कैसे, यदि वो फैक्ट्री बंद हो जाए जी, तो कैसे वसूल हो जाएंगे? जी, तो फैक्ट्री को हमने बचाए रखा मीडिएशन के माध्यम से, और एम्प्लॉइज ने भी अपने बाकी के लोन चुकाए। बड़े उसके लिए कोई हमें कानूनी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। एम्प्लॉय को भी एहसास हो गया कि नहीं, बैंक अपनी मदद करती है, हमें भी बैंक की मदद करना चाहिए। क्योंकि जब हमने उनको समझाया कि भैया ये मेरा, प्रोफेसर जी जो कहा आपने कि कंपनी से हमने मीडिएशन करके उसे बचाए रखा, तो क्या किया उन्हें? क्या टाइम दिया या पैसे कम करे लोन के? आपने क्या किया? नहीं, हमने उनको दो बातें बताई कि आपकी जो नॉन कोर एसेट्स है जी, उसको आप बेच दीजिए। ओके, नॉन कोर एसेट्स को उन्होंने बेच दिया, क्योंकि कंपनी क्या सोचती है कि मुझे और 10 साल में ये फैक्ट्री खड़ी करनी है तो मैं यहाँ प्लॉट लेकर रखूं। जी, 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 वो नॉन कोर एसेट वो बेच देते हैं। और एम्प्लॉयज को भी बताया कि आप थोड़ा सा आपकी ओर से भी आप सहयोग देते हैं ओके, कि ओवर टाइम और ये आप मांग नहीं करेंगे। इस ओके, दृष्टि से मेडिएटर ने, थर्ड पार्टी मेडिएटर ने काम जब किया तो वंडरफुल। लोग अपने आप में वहाँ समझ पे में आ आपको गए। ऑलरेडी था कि आपको रिकवरी हो सकती थी, लेकिन वहाँ पे इस ह्यूमन अप्रोच से ये मीडिएशन ने काम किया। बहुत जबरदस्त बात है। मेडिएशन ने काम किया। और दूसरी बात ये थी कि वो वसूली हो सकती थी, लेकिन जो चीज अच्छे दामों में बेची जाती है, जी, वो चीज यदि वसूली के माध्यम से बेची जाती है कानूनी प्रक्रिया से, तो उसकी लागत तो कम आती है। डेफिनेटली, डेफिनेटली, हाँ, तो इट्स ए स्क्रैप वैल्यू। तो मेरा काम भी नहीं होने वाला था, तो इसलिए बिल्कुल, बैंक का भी नुकसान होने वाला था उसमें। बिल्कुल, कि बिल्कुल, हालांकि जो फैक्ट्री में ले लेता हूँ तो बाकी तो कबाड़िया के भाव में उसके मशीनरी जो है वो बेची जाती थी, ट्रू, तो कम से कम ये फैक्ट्री चालू रही, बैंक को पैसे ज्यादा मिले, बैंक का ज्यादा, सिर्फ ब्याज में कुछ नुकसान हो गया, ठीक है, लेकिन सूद तो मिल गया है, मूल जो है ओवरऑल वो जो बैंक को मिल गया, आपका मिल गया, एक प्रिंसिपल मिल गया, और बाकी जो सभी के लिए। कृष्ण, हाँ आपसे पूछना लार्जर चाहूंगा इंटरेस्ट। कि आपके पास तो केसेस लगातार आते रहते हैं, और डोमेस्टिक वायलेंस के भी आते हैं, प्रॉपर्टी इश्यूज के भी आते हैं। तो कृष्ण जी, आप कैसे डिसाइड करती हैं, या क्या आप प्रपोज करती हैं कि भाई ये मीडिएशन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे? एंड हाउ डू यू गो अबाउट इट एग्जैक्टली? हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि ये केस मीडिएशन के लिए है? हर केस मीडिएशन के लिए होता है, एक्सेप्ट गंधा ने कहा कि कुछ केसेस हैं जो मीडिएट नहीं कर सकते। अभी किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो वो तो बैठ के अरे चल क्यों किया नहीं बात कर सकते, ओके, उसके लिए तो सजा ही होनी चाहिए। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस वाले जो केसेस आते हैं ना, जो हमारे पास आते हैं, तो हम उनकी साइड सुन ले और ये मान के अगर चल रहे कि नहीं ये सही, सामने वाला गलत, तो ये गलत हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है, फर्स्ट द मीडिएटर शुड लिसन, वो सुन रहे हैं, ओके फाइन, तो ये शांत हो गया। देन व्हाट वी डू इज वी कॉल द ऑपोजिट पार्टी आल्सो कि भाई मेरे पास ये इशू लेकर आई है, वुड यू लाइक टू रिजॉल्व इट, क्या आप इसमें बात करना चाहेंगे? तो सामने वाला बंदा, कौन अपनी बात रखना नहीं चाहता है, सो वो अपनी बात बताना शुरू करते हैं। तो जब आधा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है, जब पेट की सारे गैस निकल जाता है ना, ये किया वो किया, सो प्यार से आप उनको सुन लो, आधा दर्द खत्म हो जाता है। आगे डोमेस्टिक वायलेंस, गंदा इज एन एक्सपर्ट, शील टेल यू। ये गंगा जी, आपसे जैसा कृष्णा बोल रहे हैं, आप बहुत एक्सपर्ट हैं इसमें, मुझे बताइए, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर मियाँ बीवी है, डोमेस्टिक वायलेंस का इशू है, ऑब्वियसली उनमें बातचीत भी नहीं है, और बातचीत तो बहुत दूर की बात, एक नफरत आ जाती है। एंड ऐसे में आप बोल रहे हैं कि भाई चलिए बैठे और मीडिएशन करें, ये आप कैसे कन्विंस कर पाते हैं फिर? और क्यों बैठेगा कोई? बहुत ठीक बात बोली आपने कि क्यों बैठेगा कोई, और डर भी लगता है अगर कुछ हुआ है पहले। एक पार्टी फॉर एग्जांपल बहुत एग्रेसिव है, एक पार्टी बहुत डरी हुई है,
तो ऑब्वियसली एक रूम में बैठ के बात करना तो बहुत दूर की बात है। तो जनरली ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कॉन्फिडेंस दिया जाता है पार्टीज को। प्री मीडिएशन सेशंस होते हैं जिसमें अंडरस्टैंडिंग पहले करते हैं कि क्या सही में हुआ है कुछ, या फिर ये ये एक तरीका है कि केस डाल के कुछ सम अदर मैटर इज देयर जो डोमेस्टिक वायलेंस की तरह प्रोजेक्ट किया गया है। इन वॉट एवर केस, इफ देर इज रियल फियर, इफ देर इज that the relationship is broken down to the extent that you cannot talk to each other, that's the reason you go to a mediator. You don't go to a mediator when you are in very good terms. Obviously you go to a mediator when you are already in such terms, and in 50% of the cases or more you are not in talking terms. So then what happens is you talk to the mediator, and the mediator first initially communicates for you with the other party. If you have threat, if you feel scared that you don't want to face the other party, you never have joint sessions till the time you're comfortable with speaking to each other together. Achha, okay. And if at all, you have separate sessions. We also have, in case there's a joint session, sometimes we have this problem ki one of the parties is scared. So what we do is we call the parties at different times. Okay. You have a session in between, and the parties leave at different times. So supposing the man is scared of the wife, she comes from a huge political family. So what you do is you keep the wife back, you keep the family of the wife back if they are attending, and you allow the man to go back, say 10 minutes before, get out, go wherever he's going. So you make the situation comfortable, because you are the parties come to you and tell you that this is my fear. I am scared of facing him or her because I'm not able to talk in front of him because there's so much history, which is fine. It happens, and it you have to expect it. And you have techniques by which you facilitate this communication, and that's exactly what's done in mediation. कृष्णा जी, आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि ये एपिसोड खत्म करने का टाइम आ रहा है। हम मीडिएशन की बात कर रहे हैं, कोर्ट्स का हम कह रहे हैं कि भाई लंबा समय भी लग जाता है, कॉस्ट भी बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। मीडिएशन की आप बात कर रहे हैं, तो आई डोंट नो, आप बता सकते हैं कि इसमें टाइम कितना लग सकता है, एंड प्लस मुझे कैसे यकीन है कि ये फाइनल है, कि ये पार्टी हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है ये इससे फिर मुकर नहीं जाएगी और ये फिर कुछ और इश्यूज नहीं हो जाएंगे, बाद में कोर्ट में नहीं चले जाएंगे, ये आप फिर कैसे कंक्लूड करते हैं? ये बिल्कुल बढ़िया सवाल जो आपने पूछा है, जिसके कारण लोग मीडिएशन से अपना नाता मोड़ लेने की सोचते हैं, क्योंकि उनको गुमराह, उनके जो सलाहकार है उनको वही बताया जाता है कि बाबा ये जो मीडिएटर है, अभी लॉयर है, कम से कम तो लोग उस पर तो भरोसा करते हैं कि भैया ये कानून जानता है। मेरे जैसा आदमी जब आता है सामने तो लोगों को लगता है कि भैया ये तो क्या करेगा, ये तो कानूनी आदमी भी नहीं है, तो आपको कानूनी कोई मदद नहीं मिलेगी, आपका नुकसान होगा, ये होगा। क्योंकि ज्यादातर अपनी धारणा यही है आम लोगों की कि कोर्ट जो है, हम कोर्ट में जाएंगे तो मुझे न्याय मिलेगा जी। लेकिन न्याय जो मिलता है कोर्ट में वो कानूनी तर्क संगत पर आपको मिलता है जी, लेकिन आपके असली हालात अलग होते हैं। राइट। और असली हालत यही है कि जैसे मैं अभी एक दूसरा उदाहरण देता हूं कि जहां डिपॉजिटर का पैसा अटका हुआ था, जहां बैंक का कोई लेना देना नहीं था, वो जो कंपनी थी, कंपनी डिपॉजिट में लोगों ने पैसे लगाया था जी, और पैसा अकाउंट बैंक में था और कई सारे लोगों के डिपॉजिट थे, कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोग होंगे उसमें, और अलग अलग भारत के अलग अलग कोर्टों में उन्होंने दावा डाला था जी। अभी ये सभी, तो जब ये दावा हो गया, मुझे बुलाया गया कोर्ट में इसके लिए कि भैया आप विटनेस करके बताइए कि इसमें इस अकाउंट में कितना पैसा जमा है, क्योंकि कोर्ट को ये तो डिसाइड करना था कि भैया अभी दिए तो क्या दिया जाए। तो जब मैंने बोला और बाद में फिर देखा तो एक 94 साल के 94 इयर्स ऑफ एज वो भी आदमी अपना डिपॉजिट, कंपनी डिपॉजिट मांग रहा था और बोल रहा था कि ये बहुत प्रोमिनेंट कंपनी है, इसमें मैंने पैसा जुटाया, पैसा किया जाए। फिर जज साहब भी उलझन में पड़ गए, हम सभी उलझन में पड़ गए। फिर हमने सजेस्ट किया कि व्हाई वी आर नॉट गोइंग फॉर द मीडिएशन।
राइट। तो मीडिएशन में जब जाने के बाद आ गई, मीडिएटर अपॉइंट हो गया और सबको जो हो गया उसके हिसाब से एक एक अमाउंट स्पेसिफाई होगी। हर एक को प्रिंसिपल और कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल गया, कुछ इंटरेस्ट का पोर्शन उनको छोड़ना पड़ा। लेकिन जो 20 साल से मुकदमा चल रहा था जी, वो 1 महीने में सेटल हो गया। अभी आप सोचिए कि इतने लोगों का पैसा जो कानूनी कोर्ट फीस में लगता है, आने जाने का खर्चा लगता है, और जो सबसे अहम बात होती है कि मानसिक अवस्था, इसके बारे में कोई खर्चा नहीं सोचता है। खत्म हो गया सबका। कृष्णा फाइनली खत्म हो गया। कृष्णा वेरी क्विकली फाइनली के मीडिएशन पे मुझे भरोसा क्यों हो, आप कैसे कंक्लूड करेंगे? लोग कैसे भरोसा कर ले कि भाई इतने टाइम में हो जाएगा, इतने कॉस्ट में हो जाएगा और आगे फिर दूसरी पार्टी कोर्ट नहीं जाएगी? क्या आपको कोर्ट पे भरोसा है कितने टाइम में हो जाएगा? कोर्ट आपको गारंटी देती है क्या? बिल्कुल नहीं, इसलिए तो आपके पास आते हैं। ओके, तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि अगर कोर्ट एक अगर ऑर्डर दे देती है, तो जैसे गंधा मैम ने कहा कि दूसरा बंदा जो उस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है वो कोर्ट में जाएगा, लेकिन आप मीडिएटर के पास आएंगे तो आप दोनों सामने बैठेंगे, आप दोनों ए एंड बी जिनों में डिस्प्यूट है वो खुद ही रास्ता निकाल रहे हैं, तो उसपे बैकआउट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। सो व्हेन यू कम टू अ मीडिएटर, इट इज अ विन विन फॉर बोथ द पार्टीज एंड यू डोंट नीड टू गो टू द कोर्ट और डोंट नीड एनी स्टैम्प और डोंट नीड एनी ऑर्डर। ये जो एग्रीमेंट होता है फाइनली, क्या फिर इसको कोई फॉर्मलाइज तरीके से किया जाता है? Yes, if the time is extended in the next session, we will explain you about that also. Sure, thank you so much. हमारे पास इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही वक्त था, बट हम ये अगले एपिसोड में इसको जारी रखेंगे और बहुत कुछ इसमें और पता करने के, ऑब्वियसली बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया इसमें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। नमस्कार। Thank you. नमस्कार। Subscribe to Aavas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.